बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं 2010 का एग्ज़ाम का पेपर है। कराची बोर्ड का मिस्टर एहसन है, जनरल बनाना है और ये है पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब ये सवाल हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। अच्छा जी, सवाल ये कहता है कि ऑन 1 अगस्त 2009 को ऑन 1 अगस्त 2009 को मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड रुपीज़ 5 लाख इन द बिजनेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो यार, मेरा चैनल जो है और फ्री है, जस्ट लर्न। और अपने दोस्तों को बताओ जिनको पता है और जो सही मायनों में वाकई पढ़ना चाहते हैं उनको जस्ट टेल हिम। अच्छा जी, अब हम ये कहा जनाब, ऑन अगस्त 1 2009 मिस्टर एहसन इन्वेस्टेड ₹500,000 इन द बिजनेस। ये इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन के तौर पे नहीं दी गई है, रिमेंबर, और 1 अगस्त को हुई है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपका सवाल मुकम्मल नहीं होगा। तो पहला जो है आपने रिकॉर्ड करना है कि जो मिस्टर एहसन ने इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर है, ये सही है। मिस्टर एहसन ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर। ये 1 हम कर लेते हैं और 1 अगस्त को 1 अगस्त को इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट मीन्स जब भी इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की तरफ से तो हमेशा कैश जो है इंक्रीज होता है और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर क्रेडिट होता है। बहुत गर्मी है, इस वजह से मैंने फ़ैन खोला हुआ है। हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो फ़ैन की, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, तो कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश आपका एसेट है। एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 500,000 रुपीज। ओके, 5 लाख रुपए। और ये है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर को हम कहते हैं कैपिटल। तो जाहिर है जब ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर जब भी होती है तो इन्वेस्टमेंट जो है ओनर की इंक्रीज होती है, और जब ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि कैपिटल इंक्रीज होता है। तो आपने, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो इट ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? कैपिटल इज द इंटरनल इक्विटी है। इंटरनल इक्विटी है। इंटरनल इक्विटी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल इक्विटी होती है। यानी कि शेयर इन एसेट। शेयर इन एसेट का मतलब यह है कि किसका कितना शेयर है बिजनेस के कैपिटल के अंदर। एक्सटर्नल इक्विटी को हम कहते हैं लायबिलिटीज और इंटरनल इक्विटी को हम कहते हैं कैपिटल, सही है। तो इसके लिए जो है मेरे जो चैप्टर हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है ना वो देख लेना ज़रूर, ताकि इसको आसानी हो समझने में। अच्छा जी, अब हम जो है सेकंड
देखते हैं, ये हमारी मुकम्मल हो गई। ये हमने यहाँ पे लकी, ओह यहाँ तो लिखा ही नहीं मैंने, 5 लाख, ठीक है, 500,000, 5 लाख रुपए बढ़ गया। अगस्त 6 को मिस्टर हसन ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर, पूरे साल का शॉप रेंट उसने पे किया है, ज़ाहिर एडवांस में पे किया है। तो अब यहाँ पे वही बात होती है कि जब एडवांस में आप कोई पेमेंट करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी कि वो उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करे, ठीक है, या उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करे। क्या रिकॉर्ड करे, ये कंपनी की पॉलिसी है। लेकिन नॉर्मली जो है रेंट, इंश्योरेंस, ये जो पेमेंट होती हैं उसको हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एसेट के तौर पर जब रिकॉर्ड करते हैं, डेट है 6/8, तो ये होता है प्रीपेड रेंट। आप एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं। प्रीपेड रेंट डेबिट कर देंगे आप 12,000 रुपये से, और पेमेंट हुई है, ठीक है। पेमेंट का मतलब है कैश जा रहा है, कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ओके। Prepaid rent is your asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. जब कैश की पेमेंट होती है तो या तो एसेट इंक्रीज होता है जब कैश पेमेंट होती है, ठीक है, यानी कि पेमेंट लिख देते हैं हम, कैश या बैंक पेमेंट, चलो मैं बैंक भी लिख देता हूँ। जो पेमेंट होती है तो या तो एसेट इंक्रीज होगा हमेशा, या फिर जो है एक्सपेंस इंक्रीज होगा, सही है। अब लोग कहेंगे कि हो सकता है कि जनाब सर जो है लायबिलिटी डिक्रीज हो। डेफिनेटली लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है जब कैश की पेमेंट होती है, लेकिन हम लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है। और एसेट क्या होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ये होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होती है और एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होता है जब कैश की पेमेंट होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। 10 अगस्त को ही परचेज मर्चेंडाइज वर्थ 10,000 रुपये कैश। ही परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹10,000 कैश। 10 अगस्त को उसने मर्चेंडाइज खरीदी हैं जिनकी मालियत 10,000 रुपये थी। मर्चेंडाइज खरीदी हैं मीन्स परचेजिस आपकी इंक्रीज हुई। हम मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करते, हम परचेजिस को डेबिट करते हैं। मर्चेंडाइज को अगर हम डेबिट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। जो कि जब ये हम ये करते हैं जनरल तो वो रॉन्ग मेथड है। हाँ, जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू तो फिर हम मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे, नॉट परचेजिस, सही है। तो अब यहाँ पे जो है परचेजिस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। 10,000 रुपये से मर्चेंडाइज आपने इंक्रीज कर दी और कैश के ऊपर कैश पेमेंट किया आपने, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। व्हेन कैश डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। और आपने देखा कि जब भी कैश डिक्रीज होगा तो या तो एसेट इंक्रीज होगा या एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। 17/8 को जो है नंबर 4, 17/8 को ही सोल्ड मर्चेंडाइज, उसने मर्चेंडाइज बेची हैं
फॉर कैश ₹2,10,000 रुपये। सही है, 210,000 रुपीज़ की कैश के ऊपर एंड ऑन अकाउंट ₹80,000। यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं हमेशा जो है कंपाउंड एंट्री नहीं बनवाता हूँ, और मैं एम्फेसिस करता हूँ, जोर देता हूँ कि इंडिविजुअल एंट्री आप बनाएं। तो यहाँ पे आपने कैश को डेबिट किया, कैश इंक्रीज हो रहा है आपका। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 2,10,000 से आपने कैश को इंक्रीज कर दिया। सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू को। इस सेम तारीख को आपने के पास एक और एंट्री हुई है, ये ऑन अकाउंट हुई है। ऑन अकाउंट का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट किया, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो इस वजह से छोड़ दें। अकाउंट रिसीवेबल आपका 80,000 रुपीज़ से आपने डेबिट दे दी, और सेल्स को आपने क्रेडिट दे दिया 80,000 रुपीज़। एक्चुअली मैं इसको इस वजह से अलग अलग जो है रिकॉर्ड करता हूँ कि जब आप लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे, जब आप लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कैश का सेल था और ये अकाउंट रिसीवेबल की सेल थी। ठीक है, ये वजह होती है। वरना तो आपको नरेशन के अंदर, लेजर के नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि कैश इतना था और अकाउंट पेबल इतना था, ये याद रखिएगा। और अगर आप लेजर में एक साथ डाल देंगे 2,90,000 रुपये डेबिट कर देंगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगी, मेरे लिए नहीं होगी। ओके, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नंबर 5 है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही रिसीव्ड 60,000 रुपये फ्रॉम कस्टमर। ही रिसीव्ड ₹60,000 रुपीज़ फ्रॉम कस्टमर। 60,000 रुपये कस्टमर से उसने लिए हैं। यानी अकाउंट यहाँ पे जो था, अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, एंड सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, when revenue increases it is recorded और our इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं, ऊपर आ गया है, यहाँ पे लिखूं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कस्टमर ने कैश दिया है, तो कैश इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैश इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ आपने डेबिट कर दिया कि कैश मेरे पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, और कस्टमर ने पेमेंट की है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो रहा है। जाहिर है किसी पार्टी से आपने पैसा लेना था, 80,000 रुपये आपने एक पार्टी से लेना था, और उसने जो है 60,000 रुपये आपको दे दिया, तो क्या होगा, उसका अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उसके अकाउंट को डिक्रीज़ कर दिया, कितने से, 60,000 रुपये से। सही है, अकाउंट रिसीवेबल इज डिक्रीजिंग, अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन थी 2010 के अंदर। इसको आप उतार लीजिए। अब हम सवाल नंबर दूसरा करेंगे। मैं इसको मिटा दूंगा पॉज करके। थैंक यू। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। ये है 2012 कराची बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 रेगुलर का है। ठीक है, रेगुलर एग्ज़ाम जो था उसका है।
अल्मास ब्रदर का हमें जनरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय अल्मास ब्रदर्स ड्यूरिंग अप्रैल की है ये। 1 अप्रैल को क्या कहता है, प्रोप्राइटर commenced business with cash 50,000 रुपीज़, ऑफिस फर्नीचर 40,000 रुपये यानी 40,000 रुपीज़। प्रोप्राइटर ने यानी कि ओनर ने इन्वेस्ट किया टू कमेंस, कमेंस का मतलब है टू स्टार्ट, सही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसने अपने पास से 50,000 रुपये डाले बिजनेस में, और अपना जो फर्नीचर था जो उसके पास पड़ा हुआ था वो बिजनेस में ला के रख दिया इस्तेमाल के लिए। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर 1/4 को, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर हो रही है तो कैश हो रही है। कितना कैश लेके आया है, 50,000 रुपये। Cash is increasing. When cash increases, it is recorded on debit side. और ऑफिस फर्नीचर ठीक है, ऑफिस फर्नीचर उसने दिया है, उसके पास था 40,000 रुपये का, तो अल्मास ब्रदर का ऑफिस फर्नीचर 40,000 रुपये से बढ़ गया, ठीक है। और प्रोप्राइटर ने आपको 2 चीज़ें दी हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप दोनों जो है अलग अलग रिकॉर्ड करें। कैपिटल अल्मास, अल्मास ब्रो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 50,000 रुपये, 90,000 भी एक साथ भी आप लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ एक साथ की, सही है। चलिए जी, एसेट, कैश एसेट है, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और ये इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर है। जब इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इंक्रीज होता है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ओके। अब क्या हुआ है, 3 तारीख को इन्होंने क्या, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी कि कोई बैंक अकाउंट खुलवाया अपना। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जो कैश जो था ये 50,000, इसमें से 30,000 रुपये जो है बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो कैश जो एट बैंक था वो इंक्रीज हो गया और कैश इन हैंड जो था वो डिक्रीज हो गया। दोनों एसेट हैं, लेकिन एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ। तो बैंक आपका इंक्रीज हुआ कितने से, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये से, और कैश आपका यानी कि कैश इन हैंड जो था, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूं, कैश इन हैंड, ठीक है, ताकि आसानी रहे। जो आपका था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया 30,000 रुपये से, तो वो, और बैंक का अकाउंट आपने इंक्रीज कर दिया, कैश एट बैंक आपका इंक्रीज हो गया। नज़र आ रहा है यार, सही, ओके। अब क्या हुआ जनाब, 4 अप्रैल को, तीसरा है 4 अप्रैल को परचेज मर्चेंडाइज ₹8,000, सही है, 8,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी है। पेड ₹3,000 एंड इश्यू अ नोट फॉर बैलेंस, यानी कि इश्यू अ नोट, नोट्स पेबल हो जाएगा। यहाँ अकाउंट्स पेबल नहीं है, नोट्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो परचेजेस अवर expense is increasing,
व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो 80,000 कितना है? ओहो 8,000 है, नॉट 80,000, 8,000। इस 8,000 के अगेंस्ट जो है उसने दिया कैश। कितना कैश दिया? 3,000 रुपये उसने कैश दिया। सही है, कैश जा रहा है आपका, तो कैश इज डिक्रीजिंग। व्हेन कैश डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सही है। और बाकी कितना बचा? बाकी बचा जनाब 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं आपको लिख के देता हूं कि आई विल पे नोट्स पेबल। नोट्स पेबल, पेबल है, पेबल मीन्स लाइबिलिटी है, is increasing. When liability increases it is recorded on credit side. Okay, तो परचेज डेबिट किया 8,000 से, कैश क्रेडिट किया 3,000 से, और नोट्स पेएबल क्रेडिट किया 5,000 रुपये से। अच्छा जी, सोल्ड मर्चेंडाइज नंबर 4 है 7/4 में। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹12,000 रुपीज़। मर्चेंडाइज बेची हैं ऑन अकाउंट, कैश पे नहीं बेची, 12,000 रुपये की फॉर कैश। तो अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया 12,000 रुपये से, और सेल्स आपकी हुई। सेल्स इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस। अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सही है, 12,000 से हो गई। प्रोप्राइटर विथड्रू कैश, प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ किया कैश को ₹8,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹2,000। यानी कि कैश 8,000 रुपये निकाले, और जो मर्चेंडाइज उसने ख़रीदी थी, मर्चेंडाइज कहाँ रिकॉर्ड की थी? हियर। तो 8,000 में से 2,000 रुपये की उसने वो विड्रॉ कर लिया अपने इस्तेमाल के लिए। सही है जी। तो क्या हो जाएगा? ये है जनाब 16/4। आपने ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ठीक है। पहले कैश वाली ड्राइंग की आप एंट्री बनाएंगे, और कैश क्रेडिट, cash is decreasing. When cash decreases it is recorded on credit side. सही है। drawing is increasing. When drawing increases it is recorded on debit side. फिर again drawing की एंट्री बनाएंगे, और परचेजेस को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से? 2,000 रुपये से। दोबारा जो है, और परचेजेस को, यानी कि ये मर्चेंडाइज आपका ये कम हो रहा है ना, तो मर्चेंडाइज को आप कम कर देंगे, यानी कि ये परचेजेस रिड्यूस हो जाएगी आपकी, हमेशा याद रखिएगा। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक 4,500 का। यहाँ कर लेते हैं 18/4 को, ये कौन सी है? 6। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, expense increasing
When expense increases, it is recorded on डेबिट साइड, सही है। और बैंक चेक दिया है क्या मतलब कि पार्टी जो है ना बैंक से पेमेंट निकलवा लेगी, तो बैंक आपका कम हो जाएगा। जो बैंक में कैश अकाउंट है आपका वो 4,500 से कम हो जाएगा, तो बैंक आपने क्रेडिट दे दिया 4,500 से, सही है। तो ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुआ। जनरल आपने बना लिया अलमास ब्राउज़र का, और अब हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। फिर नेक्स्ट इसको मैं यहाँ लकीर खींच देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे कि ये क्लोज़ हो गया। राइट, बहुत गर्मी है यार, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अभी हम सवाल स्टार्ट करते हैं। 2012 का प्राइवेट है और क्वेश्चन नंबर 2 था, 2012 प्राइवेट। ओके, तो जल्दी जल्दी ये भी हम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछला जो है सवाल था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जनरल ऑन जनवरी 1, 2012 मिस्टर उस्मान स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 25,000 रुपये एंड ऑफिस फर्नीचर वर्थ 35,000 रुपये। यानी कि उस्मान ने दो चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट की हैं, एक कैश इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरा ऑफिस फर्नीचर जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। यानी उसके पास पड़ा हुआ था वो उसने लाके ऑफिस को दे दिया। तो ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन के तौर पे नहीं दिया है, ये ऊपर नरेशन इंफॉर्मेशन के तौर पर दी है, लेकिन इसकी एंट्री बनानी बहुत ज़रूरी होती है, सही है। तो 1 जनवरी पहली है, 1 जनवरी को कैश इंक्रीज़ हो रहा है। व्हेन कैश इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, आपने डेबिट कर दिया। कैश इज़ अवर एसेट, asset is increasing. When asset increases it is recorded on debit side. फिर फर्नीचर दिया ओनर ने, फर्नीचर इज़ अवर एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग। व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया 35,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ओनर्स इन्वेस्टमेंट है। ओनर्स इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होती है कि ये क्लेम इन द एसेट ऑफ द फर्म। किसका क्लेम? ओनर का क्लेम, ठीक है। यानी कि जब बिजनेस बंद होगा, ख़त्म होगा, वाइंड अप होगा, तो ओनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी वो अमाउंट उसको वापस करनी होगी, ठीक है। तो कैपिटल इज़ योर इंटरनल इक्विटी। तो इंटरनल इक्विटी आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब है कैपिटल आपका बढ़ रहा है। उस्मान का कैपिटल बढ़ रहा है। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन 70,000 हो गया क्रेडिट साइड, सही है जी। नरेशन आप लोग देख लिएगा, कोई मसला नहीं है आपके लिए, मुझे लिए माशाल्लाह। 3 2 5, अब यार अब बोल तो दिया करो, आवाज़ मारा करो फ़ौरन ही। 60,000 रुपये। अच्छा जी, दूसरी है 5/1 को ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कैश। यानी कि बैंक अकाउंट ओपन किया कैश के थ्रू। यानी आप बैंक में गए, आप ब्रांच में गए, आपने कहा कि ये मैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो आपने फिल की, और बैंक में कहा कि ये मैं हाउ मच 10,000 रुपये अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो बैंक का ये बैंक जो है ये एक्चुअली कैश है, कैश एट बैंक है। तो ये इंक्रीज़ हो गया 10,000 रुपये से। बैंक इज़ योर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग। व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और आपका कैश, कैश इन हैंड, ये असल में यहाँ पे मैं इस वजह से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी रहे, ठीक है ना। तो कैश इन हैंड आपका क्रेडिट हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपकी जेब में जो पैसे थे
वो इसमें आपने जेब की पैसे में से 10,000 रुपये निकाले और बैंक में जाके अकाउंट खोल दिया, तो जेब के पैसे तो कम हो गए, यानी कैश इन हैंड तो कम हो गया आपका। सही है। तो जब कैश कम होता है तो कैश क्या है आपका? कैश इज़ योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद तीसरी है परचेज मर्चेंडाइज 12 फॉर ₹12,000 फ्रॉम जावेद एंड सन्स। जावेद एंड सन्स से मर्चेंडाइज ख़रीदी गई हैं 12,000 रुपये की, और ट्रांजैक्शन कैसी हुई है? 12,000 की मर्चेंडाइज तो आपने ख़रीद ली, ठीक है, आपके पास मर्चेंडाइज तो आ गई, यानी कि परचेजेस इंक्रीज़ हो गई आपकी, लेकिन क्या कैश दिया है या अकाउंट के ऊपर है? तो उसने कहा कि देखें 2,000 रुपये पेइंग कैश ₹2,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, यानी कि पे कर दिया गया है फ़ौरन 2,000 रुपये, और बाकी जो अमाउंट है वो कहा है कि हम आपको बाद में पे कर देंगे, यानी कि ऑन क्रेडिट, यानी कि अकाउंट पेएबल, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जब यानी बोलेंगे तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। तो परचेजेस किए हैं, परचेजेस इज आवर एक्सपेंस, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side, आपने डेबिट कर दिया, और आज क्या क्या के कैश पेमेंट हुई है 2,000 रुपये की, बाई पेइंग कैश 2,000 रुपये का। ठीक है जी। तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और बाकी ऑन क्रेडिट अकाउंट पेएबल किसका? यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है जावेद, तो आपने पार्टी का नाम ज़रूर लिखना है, जावेद एंड सन्स। अच्छा जी 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 जी। तो कितना? 12,000 टोटल परचेजेस थी, 2,000 रुपये आपने कैश दिया, तो कितना अब लायबिलिटी आपके ऊपर है जो आप इन फ्यूचर पे करेंगे? 10,000 रुपये की। लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है 9(a) को, नंबर 4 9(a) को उसने कहा कि रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ 2,500 टू जावेद एंड सन्स, यानी कि वापस कर दी। ये जो मर्चेंडाइज ख़रीदी थी आपने, इसमें कोई डिफेक्टिव कोई भी जो मसला था, और वो आपने 12,000 की जो ख़रीदी थी उसमें से 2,500 जो है आपने वापस कर दी जावेद एंड सन्स को, यानी कि परचेज रिटर्न कर दिया गया। ठीक है। अब जब परचेज रिटर्न होता है तो इसका मतलब है क्या मैं परचेजेस को क्रेडिट दूं? नहीं, नॉट अलाउड परचेजेस, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब यह है कि आपने जो आपके पास गुड्स थी वो आपने वापस कर दी। जब गुड्स वापस कर दी तो कम हो गई ना गुड्स, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू क्रेडिट योर परचेज अकाउंट। इस चीज़ के लिए आप कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट खोलते हैं। कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट से मुराद ये है कि ये अकाउंट जो होता है एक्सपेंस की अमाउंट को कम कर देता है। सही है। तो चूँकि रिटर्न है तो कंट्रा परचेज का कंट्रा रिटर्न परचेजिस का कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज डिस्काउंट अकाउंट, परचेज अलाउंस अकाउंट। ये 3 अकाउंट होते हैं जैसे सेल्स के होते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? जब रिटर्न करेंगे तो ये जो लायबिलिटी होगी ये कम हो जाएगी। लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको कर देते हैं डेबिट। तो अकाउंट पेएबल जावेद, यहाँ देखें A/P लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने लिखा है अकाउंट पेएबल पूरा। तो
कोई मसला नहीं है। जब नाम दिया हुआ हो आपको, तो क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है वो भी बड़ा होता है, तो A/P करके आप नाम लिख दें, ठीक है। कोई क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। कितना है भाई? 2500 रुपये। और लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि रिटर्न कर दी ये वाली लाइबिलिटी, और परचेजेस भी कम हुई, लेकिन परचेजेस को आप कम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, परचेजेस को क्रेडिट नहीं दे सकते, बल्कि एक कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट खोलेंगे, परचेज रिटर्न 2500 से, ठीक है। उसके अंदर आप क्रेडिट दे देंगे और आपकी एंट्री रिटर्न की कंप्लीट हो जाएगी। और जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने बहुत सारे बनाए, उसमें हम देख चुके हैं कि परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो बाद में जो है परचेज में से ही माइनस कर दी जाती है। उसके बाद हुआ है कैश सेल 8000, यहाँ इधर कर लेते हैं। ये है जनाब 11/5/11/1 को। बहुत आसान है। कैश सेल हुई है 8000 रुपये की, ठीक है। ये हुई है कैश सेल्स 8000 रुपये की। बहुत आसान एंट्री है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इसका 50% जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के साथ ही इन्होंने कहा है कि इसका 50% बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब यह है कि सेम डे ये जो है डिपॉजिट जो कैश का हुआ है, ये सेम डे हुआ है। अदरवाइज ये ना लिखता ही है, सही है। नीचे की डेट में लिखता ही है कि 11 को ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये 12 को कहता कि 50% जो है ना ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है। लेकिन उसने कहा कि फ़ौरन ही, तो फ़ौरन कहा है तो ये सेम डे। तो कैश सेल कितनी रह गई जनाब? 4000 रुपये, ठीक है। 4000 क्यों रह गई जनाब? क्योंकि 50% जो कि 4000 है वो बैंक में चला गया और ये चला गया कैश। यानी कि कैश के अंदर आपने क्या किया, डिपॉजिट किया 4000 रुपये कि मेरे पास 4000 हैं, और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो 50% तो 4000 ये आ गया। और सेल्स कितनी थी आपके पास? 8000 की टोटल सेल्स थी, ठीक है। क्या बना दिया? अच्छा जी, कैश इज अवर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 4000 से डेबिट कर दिया। इस 8000 का जो 50% था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डेबिट कर दिया। सेल्स इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, आपने ये क्रेडिट दे दिया। एनालाइज हो गई एंट्रीज, ठीक है जी, गुड। अब हम आगे चलते हैं। पेड सैलरीज, बहुत आसान यह है आपकी ट्रांजैक्शन बाय चेक। मैंने पहले ही कहा है कि आखिरी जो होती हैं वो उनमें जो है एक्सपेंस की पेमेंट होती है नॉर्मली जो है। पेड सैलरीज हैं, यह है जनाब, डेट है 31, छठी है 31। एक सैलरीज पे की हैं, यानी कि आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनको पूरे महीने उनसे काम लेके आपने उनको पेमेंट की है सैलरीज की। सैलरीज इज़ अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, हाउ मच?
2,000 रुपये से, 2,000 रुपये से, और बैंक से पेमेंट हुई है तो यानी कि चेक पेमेंट हुई है तो बैंक आपके पास से कम हो जाएगा. बैंक इज अवर एसेट. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. ठीक है जी, ये आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई और आपने ये सवाल माशाल्लाह कर लिया. अब हम आगे देखते हैं कि क्या हम इसी लेक्चर में एक और कर सकते हैं या नहीं. लेट्स सी. अब इस लेक्चर का आखिरी सवाल जल्दी से करते हैं. 2014 ये है जनाब, यस, रेगुलर. ठीक है, 2014 का रेगुलर. क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर सात की ट्रांजैक्शन नीचे दी हुई हैं, 8 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं और उसको हम जल्दी से करते हैं. वैसे अब सवालात जनरल के सवालात में कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है. वी हैव डिस्कस वेरियस जो है ना ट्रांजैक्शंस. अगर पीछे भी अगर आप देखें लेक्चर्स को जो है तो देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन वी हैव डिस्कस इन डिटेल. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. बट मैंने देन आई थॉट के ओके जब कर रहे हैं तो कर ही लो यार, जो है ना ज़्यादा कोई पंचायत नहीं है अब इस सवाल इन सवालात में, जनरल जो है. खैर, 7 का हम सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है 2014 का रेगुलर. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर साद, अ सोल ट्रेडर. यानी कि ट्रेडर मीन्स जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं. सारे आप नीचे घर से बाहर निकलते हैं तो दुकानें ही दुकानें हैं. दे आर ऑल ट्रेडर्स. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट की गई है मिस्टर साद ने. पहले ही डेट वगैरह नहीं है. नंबर 1 ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए. इन्वेस्टेड सिंपल उन्होंने लिख दिया कि इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए. वेरी इजी. नंबर 1 इन्वेस्टेड मीन्स कैश. जाहिर है इन्वेस्टेड जब कुछ नहीं लिखा, ना बैंक ना फर्नीचर ना बिल्डिंग, कुछ नहीं, इसका मतलब है कैश. तो कैश को डेबिट कर दिया 5 लाख रुपए से आपने. और जाहिर है it is the investment by the owner, and investment by the owner is always credited by capital account. So capital account is increasing. When capital account increases, it is recorded on credit side. ठीक है, ये हो गया आपके पास. तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की एंट्री आ गई आपके पास. वेरी इजी. ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 3,50,000 रुपये से, यानी कि वही कि कैश इन हैंड का जो उसके पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, उसने उसमें से 3,50,000 रुपये का बैंक में जाके अकाउंट खोल लिया. तो बैंक आपने डेबिट कर दिया. नंबर 2 इस तरह से लिखूँ यार. और बैंक, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ कैश एट बैंक. 3,50,000 रुपये से सिंपल. और कैश इन हैंड जो कहलाता है वो आपने क्रेडिट दे दिया 3,50,000 रुपये से. नोट, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. सही है, क्योंकि आप जब समझ लेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा. तो bank is our asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. Cash is our asset. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. तो आपने इसको क्रेडिट दे दिया. ठीक है, अच्छा जी. नंबर 4 थर्ड ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी करते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट. यानी कि परचेज गुड्स की गई हैं मिस्टर अली से ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 45,000 रुपये एंड कैश रुपीज़ 33,000 रुपये. यहाँ ये नहीं है कि मतलब कि 45,000 की गुड्स ख़रीदी थी और 33,000 रुपये कैश पे किया गया है. ऐसी कुछ नहीं है.
गुड्स खरीदी गई हैं मिस्टर अली से, क्रेडिट पे कितनी, 45,000 रुपये, एंड ऑन कैश 33,000 रुपये। रिमेंबर, परचेजेस आप एक साथ डाल सकते हैं। कितना है भाई जनाब, 45 और 33 कितना हो गया जनाब, 78। ठीक है जी। कैश पे कितनी थी, 33,000 रुपये कैश आपने ख़रीदी हैं, और अकाउंट पेबल किससे नाम दिया गया, मिस्टर अली। अगर ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ है पार्टी का, यू मस्ट, ये कई दफ़ा बता चुका हूँ मैं, कितने हैं ये, 45,000 रुपये। आपने 45,000 रुपये से आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है जी, और एक साथ आपने उसको डेबिट दे दिया। यहाँ आप कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, कोई मजाक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000 रुपये एंड कैश 23,000 रुपये। जैसे ऊपर वाली एंट्री थी वैसे ही नीचे वाली एंट्री है, सही है। गुड्स बेची गई हैं, कैश कितना आया है, कैश आया है 23,000 रुपये। Cash is our asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. और बाकी जो था अकाउंट रिसीवेबल था, पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम रिसीवेबल पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हाउ मच, 55,000 रुपये आपने डेबिट दे दिया, सही है। अकाउंट रिसीवेबल पार्टी का नाम नहीं है, और सेल्स को आपने क्रेडिट दे दिया। सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये भी 78 है, ये भी 78 है। अच्छा ठीक है, हम सानू की 78,000 रुपये। ओके, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 23,000 से डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ये आपने डेबिट दे दिया। और सेल्स का मैं बता चुका हूँ आपको। पेड फॉर इंश्योरेंस 26,000 रुपये थ्रू चेक, पे किया गया है इंश्योरेंस को, 26,000 रुपये की पेमेंट की है इंश्योरेंस को थ्रू चेक। इंश्योरेंस अमूमन जो है ना, आप उसको इंश्योरेंस को एक्सपेंस नहीं लिखते हैं जब भी पेमेंट होती है, क्योंकि ये पूरे एक लॉन्ग पीरियड 1 साल की पेमेंट होती है। तो इसको जो है नॉर्मली हम जो है प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पर लिखते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे लिख लूँ तो कोई मजाका नहीं है। कितना है भाई, 26,000 रुपये। ठीक है, और बैंक से पेमेंट हुई है 26,000 रुपये। ओके, इंश्योरेंस के अंदर आप इसको एक्सपेंस भी ले सकते हैं, और अगर मेंशन नहीं है कि ये इंश्योरेंस कोई किसी पीरियड का है, सही है, 1 साल का है, 6 महीने का है, तो आप इसको एक्सपेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं, और चूँकि मेंशन नहीं है, और अगर आप चाहें तो प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आपको, सही है। इट डिपेंड्स ऑन यू। प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं और इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। चलिए जी, अब है
परचेज कंप्यूटर फॉर 32,000 रुपये। यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर 6। कंप्यूटर ख़रीदा है, कंप्यूटर आपका एसेट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है आपको बेनिफिट देगा आपको बिजनेस करने के लिए, सही है। तो चूँकि इसका बेनिफिट आप 2, 3, 4 साल तक आप लेंगे, और जब बेनिफिट आप लेते हैं किसी भी पेमेंट का फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो वो उसको आपको एसेट के तौर पे लिखना पड़ता है। तो कंप्यूटर आपने ख़रीदा है, कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपेंस नहीं लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर को एसेट के तौर पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है is your asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on डेबिट साइड 32,000 रुपये का। ठीक है जी, कंप्यूटर को 32,000 से डेबिट कर दिया, क्या कैश पे लिखा हुआ नहीं है, हैं? हाँ, कैश पे। जब कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, सही है, जब कोई चीज़ भी नहीं लिखी हुई है, लिखा हुआ है खाली परचेज है, तो आपने उसको कैश ही लेना है। अगर वो क्रेडिट होगी तो ज़रूर मेंशन होगा। यहाँ पे उसने लिखा है सिर्फ तो ये 32,000 रुपये। अच्छा, कहीं पे कंप्यूटर को इक्विपमेंट भी लिखते हैं, इक्विपमेंट भी लिखते हैं, लेकिन ये आप नहीं लिखिएगा, समझे। कंप्यूटर स्पेसिफिकली अलग रिकॉर्ड किया जाता है, ये याद रखिएगा। इक्विपमेंट के अंदर आपके प्रिंटर होते हैं, अमूमन जो है ना, फोटो कॉपियर होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, नॉट कंप्यूटर, राइट। मैं अभी थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ जी। 2 ट्रांजेक्शन रह गई हैं, जल्दी से करते हैं। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक, यानी कि चेक दिया गया है, और कमीशन, कमीशन यानी कि इन एडवांस, कमीशन इन एडवांस है ये, यानी कि पहले से आपको दे दिया गया है, और इसके अगेंस्ट जो भी आपकी सर्विसेज होंगी आप देंगे वो इन फ्यूचर देंगे, यानी कि सर्विसेज जो भी आप देंगे, जो भी चीज़ आपको परफॉर्म करनी होगी वो फ्यूचर में है, और पेमेंट आपको पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। तो अब आपकी इस कंपनी पॉलिसी है कि ये जो कंपनी इन एडवांस है, इसको जो है रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करे या लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करे, ठीक है, या लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करे। नॉर्मली जो है हम जो है इस किस्म की जो हमको कमीशन या सर्विस या अगर मिलती हैं, तो हम उसको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, नॉट रेवेन्यू। लेकिन यह रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं जो बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने, वो कौन से हैं यार, वो देखने पड़ेंगे, ठीक है, आई थिंक एडजस्टमेंट से, राइट। तो आपको कैश मिला है, कैश चेक के थ्रू मिला है, तो ज़ाहिर है बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश तो है नहीं। वो कितने का मिला है जनाब? 12,000 रुपये का, बाय थ्रू चेक है ना, तो चेक तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया 12,000 रुपये से। अब ये कमीशन चूंकि एडवांस है, और आपने कहा कि मैं इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं इसको वो लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करूँगा। तो लायबिलिटी के तौर पर जब रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू को लायबिलिटी के तौर पर जब रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके आगे लिख दिया जाता है अनअर्न, और जो भी चीज़ हो उसका नाम लिख दिया जाता है, अनअर्न कमीशन, अनअर्न रेंट, अनअर्न सर्विस, कोई भी चीज़, ठीक है, 3-4 ही होती हैं, वो आप लिख देते हैं 12,000 रुपये से, ठीक है। नज़र आ रहा है, ब्लर तो नहीं है, सही है, ठीक है। लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन
credit side. Bank is your asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. ये आपने कर लिया. Now the last one, फटाफट करते हैं, time is up. Issue a check 44,500 रुपये to Mr. Ali. This 44,500 मिस्टर अली को टू मिस्टर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. यहां पे उसने कहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. जब भी ये लफ्ज आएगा तो याद रखिएगा कि आपको डिस्काउंट जो है या तो मिला है या डिस्काउंट आपने यानी कि अलाउड. डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने दिया है और डिस्काउंट रिसीव्ड. ये लफ्ज़ ज़रूर आएगा. किस तरह से? कैलकुलेशन के थ्रू आएगा. कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप कि टोटल जो है जितनी आपकी इनवाइस होगी, यानी कि जो कि टोटल इनवाइस वैल्यू जो होगी यहाँ पे कितनी है, 45,000 रुपये है. ठीक है, 45,000 रुपये का आप सेटलमेंट कर रहे हैं. तो टोटल सेटलमेंट यानी कि टोटल सेटलमेंट 45,000 रुपये का है. पेमेंट कितनी की दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं आप. पेड चेक दे रहे हैं 44,500 रुपये का. ठीक है, 44,500 रुपये का. तो 500 रुपये ये कहाँ जाएंगे? राइट, ये जो 500 होंगे यानी कि ये मिस्टर अली ने आपको डिस्काउंट दिया, मतलब रिसीव किया आपने डिस्काउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेजेस पे डिस्काउंट रिसीव होगा और सेल्स पे डिस्काउंट अलाउ होगा. और डिस्काउंट रिसीव हमेशा जो है क्रेडिट होगा. ठीक है, क्योंकि ये इनकम होती है आपकी. तो यहाँ पे अकाउंट कितना इनवाइस वैल्यू आपकी ख़त्म हो रही है, कितनी सेटलमेंट हो रही है, 45,000 रुपये की. तो अकाउंट पेएबल आपका मिस्टर अली का जो 45,000 रुपये का है वो आपका जो है सेटलमेंट हो रही है, यानी कि पूरी 45,000 रुपये की लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो रही है. आप लायबिलिटी को कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे 45,000 रुपये से. कैश कितने का आप पेमेंट कर रहे हैं? आप कैश पेमेंट कर रहे हैं 44,500 रुपये का. आपने 44,500 रुपये का कैश आपने पेमेंट कर दिया. डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ आपका परचेज डिस्काउंट. ठीक है, परचेज डिस्काउंट आपका 500 रुपये से आपने ये क्रेडिट दे दिया. परचेज डिस्काउंट is our contra expense account. Contra expense account is increasing. When contra expense account increases, it is recorded on credit side. क्यों? क्योंकि ये expense की जो value होती है उसको कम कर देता है. ठीक है, जाहिर है आप तो यहाँ पे शो कर रहे हैं ना 78,000 रुपये, लेकिन 78,000 रुपये नहीं थी. अली ने आपको 500 रुपये का जो है डिस्काउंट दे दिया. तो अब वैल्यू कितनी रह गई आपके पास? बल्कि कैश तो 45,000 रुपये आपने लिए थे ना, तो 44,500 रुपये की परचेजिज कितने की जाएगी? 44,500 की, नॉट 45,000 रुपये. तो ये अली का जो है ना अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और ये डेबिट करने के बाद लायबिलिटी कम हो गई. और व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. और ये जो है नंबर 8 थी. और नाउ टाइम इज़ अप. मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. क्योंकि 1 घंटा हो गया.